नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तरंग अध्याय का 5वां भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि तरंगों में परावर्तन क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि अप्रगामी तरंगे तथा प्रसामान्य विधाएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तरंगों में परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, जब कोई स्पंद तथा तरंग किसी परिसीमा का सामना करती है तो स्पंद तथा तरंग परावर्तित हो जाती है। प्रतिध्वनि की परिघटना दृढ़ परिसीमा से परावर्तन का उदाहरण है। यदि परिसीमा पूर्णतः दृढ़ नहीं होती है अथवा वह किन्हीं दो भिन्न प्रत्यास्थ माध्यमों के बीच अंतरपृष्ठ होती है तो स्थिति कुछ जटिल हो जाती है। इस स्थिति में आपादित तरंग का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में परागमित हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई तरंग दो भिन्न माध्यमों की परिसीमा पर तिरछी आपादित होती है तो पारगमित तरंग को हम अपवर्तित तरंग कहते हैं। आपादित एवं अपवर्तित तरंगे स्नेल के अपवर्तन के नियमों का पालन करती हैं तथा आपादित एवं परावर्तित तरंगे परावर्तन के सामान्य नियमों का पालन करती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी तनिक डोरी की अनुदिश गमन करती हुई तथा परिसीमा में परावर्तित होती हुई तरंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम मान लें कि परिसीमा द्वारा ऊर्जा का कोई अवशोषण यहाँ पर नहीं हो रहा है तो परावर्तन तरंग का आकार वही होता है जो आपादित स्पंद का होता है, परंतु परावर्तन में इसमें कला में पाए का कलांतर उत्पन्न होता है। इसका कारण ये होता है कि परिसीमा दृढ़ है तथा परिसीमा पर सभी क्षणों पर विक्षोभ का विस्थापन शून्य होना चाहिए। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि यह तभी संभव है जब आपादित एवं परावर्तित तरंगों में पाए कलांतर हो ताकि परिणामी विस्थापन शून्य हो। दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दीवार डोरी पर परिणाम के समान तथा दिशा में विपरीत एक बल आरोपित करती है। परिणाम स्वरूप परावर्तित स्पंद उत्पन्न होता है जिसकी कला में पाए का अंतर होता है। इसके विपरीत यदि परिसीमा बिंदु दृढ़ नहीं होता है और गति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तो परावर्तन स्पंद की कला तथा आयाम वही है जो आपादित स्पंद की है। दोस्तों, इस कथन को गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए हम मान लेते हैं कि आपादित तरंग को कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। मतलब y1xt बराबर है a जा kx घटा ओमेगा t। दृढ़ परिसीमा से परावर्तन के लिए परावर्तित तरंग को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। मतलब y1xt बराबर है a जा kx जमा ओमेगा t जमा पाई। मतलब a जा kx जमा ओमेगा t। दोस्तों, किसी खुली परिसीमा से परिवर्तन के लिए परावर्तित तरंग को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। मतलब y1xt बराबर है a जा kx जमा ओमेगा t। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रगामी तरंगे तथा प्रसामान्य विधाएं क्या होती हैं। दोस्तों, जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो परगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं में आकर अध्यारोपण करती हैं तो उत्पन्न हुई नई तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। अतः इस तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। दोस्तों, ये तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सितार, वायलिन, एक तारा आदि की डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे ही बनती हैं, जबकि बांसुरी, बीन आदि वाद्य यंत्रों में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे बनती हैं। दोस्तों,
अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, क्योंकि आपातित तरंग के कारण माध्यम में किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु पर विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों, गणितीय रूप में इसे व्यक्त करने के लिए x अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन करती हुई किसी तरंग तथा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गमन करती हुई समान आयाम एवं तरंग दैर्ध्य वाली परावर्तित तरंग का हम विचार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि y एक xt बराबर होता है a जा kx घटा ओमेगा t जमा फाई और y2 xt बराबर है a जा kx जमा ओमेगा t जमा फाई। यदि यहाँ पर फाई शून्य के समान है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के दो समीकरण आएंगे। दोस्तों, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार पराक्त परिणामी तरंग इस प्रकार से व्यक्त की जाती है, मतलब y(xt) बराबर होता है y1 xt जमा y2 xt। यदि हम ऊपर वाले समीकरण को इसमें डालें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण आता है, मतलब a जा kx घटा ओमेगा t जमा a जा kx जमा ओमेगा t। दोस्तों, सुपरिचित त्रिकोणमितीय तत्समक से हम जानते हैं कि जा a जमा b जमा जा a घटा b बराबर होता है 2 जा a cos जा b। तो ऊपर वाले समीकरण में इसका प्रयोग करके हमारे पास जो समीकरण आएगा वो होगा y(xt) बराबर है 2 a जा kx cos जा ओमेगा t। दोस्तों, इस समीकरण में kx एवं ओमेगा t अलग अलग विद्यमान है, अतः इस तरंग पैटर्न में आयाम प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होगा, परंतु डोरी का प्रत्येक अवयव समान कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा आवर्त काल के दोलन समान होगा। दोस्तों, तरंग के विभिन्न अवयवों में दोलन में कोई कलांतर नहीं होता है। डोरी पूर्ण रूप से विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न आयामों से एक ही कला में दोलन करती है। तरंग पैटर्न ना तो बाईं और ना ही दाईं ओर गमन करते हैं, अतः इन्हें अप्रगामी तरंगे कहा जाता है। दोस्तों, जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है उन्हें निस्पंद कहते हैं, जबकि जिन बिंदुओं पर अधिकतम आयाम होता है उन्हें प्रस्पंद कहते हैं। दोस्तों, अप्रगामी तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि निकाय के दोलन की संभावित तरंग दैर्ध्य या आवृत्तियों के मान परिसीमा प्रतिबंध के कारण प्रतिबंधित होते हैं। निकाय किसी स्वैच्छिक आवृत्ति से दोलन नहीं करता है, मतलब इसकी दोलन की आवृत्तियां संभावित आवृत्तियों का एक समुच्चय होती हैं। दोस्तों, इन आवृत्तियों को दोलन का प्रसामान्य विधा कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समीकरण में देखा y(xt) बराबर है 2 a जा kx cos जा ओमेगा t। दोस्तों, यदि निस्पंद स्थितियों में आयाम शून्य है तो जा kx बराबर होगा शून्य के, अर्थात kx बराबर है n पाई के, जहां पर n 0, 1, 2, 3 है। चूंकि k बराबर है 2 पाई भाग लैम्डा के, अतः x बराबर होगा n लैम्डा भाग 2 के। दोस्तों, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा भाग 2 होती है। उसी प्रकार स्पंदों की स्थितियों में जा के x का मान अधिकतम होता है, मतलब यदि जा के x बराबर है 1 के, अर्थात kx बराबर है n जमा 1 भाग 2 पाई, जहां पर n 0, 1, 2, 3 है।
अथवा k बराबर है 2 पाई भाग लैम्डा, तो x बराबर आएगा n जमा 1 भाग 2 लैम्डा भाग 2। दोस्तों, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा भाग 2 होती है। दोस्तों, समीकरण 2 का प्रयोग दोनों सिरों पर प्रबुद्ध L लंबाई के तनित डोरी के लिए हम कर सकते हैं। यदि एक सिरे पर x का मान 0 है तो परिसीमा प्रतिबंध होंगे x बराबर 0 तथा x बराबर L, जो कि निस्पंद होंगे। मतलब इसके कारण लंबाई तथा तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। मतलब L बराबर है n लैम्डा भाग 2 के। अतः L लंबाई की डोरी पर सीमित तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंगें बन सकती हैं, जिनका मान कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब लैम्डा बराबर है 2L भाग n के। दोस्तों, इस प्रकार से तदन रूपी आवृत्तियों का मान कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब v बराबर n म्यू भाग 2L, जहां पर म्यू माध्यम के लक्षणों पर आधारित तरंग की चाल है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सिरों पर प्रबंध तनित डोरी में प्रथम 6 गुणावृत्तियां दर्शाई गई हैं। दोस्तों, अब हम किसी ऐसे निकाय में कंपनों की विधाओं का अध्ययन करेंगे जिनका एक सिरा बंद है जबकि दूसरा सिरा मुक्त है। दोस्तों, जल में भरी लंबी कांच की नलिका का वायु कॉलम ऐसे निकाय का एक उदाहरण है। वायु कॉलम में जल को छूने वाले सिरे पर निस्पंद होता है तथा खुले सिरे पर प्रस्पंद होता है। निस्पंद पर दाब में परिवर्तन अधिकतम होते हैं जबकि विस्थापन न्यूनतम होता है। इसके विपरीत खुले सिर पर जहां प्रस्पंद होता है वहां पर न्यूनतम दाब परिवर्तन होते हैं तथा विस्थापन का आयाम अधिकतम होता है। जल के संपर्क वाले सिरे को x बराबर 0 लेने पर निस्पंद प्रतिस्पंद की संतुष्टि होती है। मतलब जैसा कि हम समीकरण जानते हैं कि L बराबर n जमा 1 भाग 2 लैम्डा भाग 2। यदि तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित संबंध से प्रतिबंधित होता है तो लैम्डा बराबर होगा 2L भाग n जमा 1 भाग 2, जहां पर n बराबर है 0, 1, 2 आदि। निकाय की सामान्य विधाएं संभावित आवृत्तियां इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब v बराबर है n जमा 1 भाग 2 म्यू भाग 2L, जहां पर n 0, 1, 2, 3 इत्यादि है। यदि n बराबर हम लेते हैं 0 की तो v आएगा म्यू भाग 4L। अन्य उच्च आवृत्तियां मूल आवृत्ति की विशेष गुणावृत्तियां अर्थात 3 म्यू भाग 4L, 5 म्यू भाग 4L इत्यादि होती हैं। किसी पात्र की परिधि से दृढ़ता पूर्वक परिबद्ध वृत्ताकार झिल्ली उदाहरणतः तबले की झिल्ली के कंपनों की प्रसामान्य विधाओं का निर्धारण इस परिसीमा शर्त के द्वारा किया जा सकता है कि झिल्ली की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु कंपन नहीं करता। इस निकाय के कंपन की प्रसामान्य विधाओं की आवृत्तियों का आंकलन अधिक जटिल कार्य है। इस समस्या में 2 विमाओं में तरंग संचरण सम्मिलित होता है, फिर भी इसमें अंतर्निहित भौतिकी वही होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने तरंगों का परावर्तन के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने अपरिगामी तरंगें तथा प्रसामान्य विधाएं क्या होती हैं उनके बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम विस्पंद क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, जिसके बाद हम डॉपलर प्रभाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।